नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित है। इसमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद में संतुष्ट होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी हमारा बिंदु है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। जो राजस्थान का इतिहास है इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन से हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। यानी राजस्थान के इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। यानी इतिहास है उसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। 3 भागों से हमें जानकारी मिलती है, अलग अलग भागों से। वो कौन कौन से हैं? एक है पुरातात्विक भाग, दूसरे भाग में बांटते हैं विदेशी यात्री और इतिहासकार, तीसरा साहित्य। यानी कुछ जानकारी हमें शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख आदि से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, मृत भांडों से मिलती है। इनको हम पुरातात्विक भाग में बांटते हैं। कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनसे मिलती है। कुछ यहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखा उनसे मिलती है। कुछ साहित्य से मिलती है। साहित्य में हिंदू धर्म से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, इनसे हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पुरातात्विक, विदेशी यात्री और इतिहासकार, तीसरा है साहित्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक आधार पर। इसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक भाग था, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है देखो अभिलेख के आधार पर, इन अभिलेखों के आधार पर। दूसरा है सिक्कों के आधार पर, तीसरा मृत भांड के आधार पर, इन मिट्टी के बर्तन बने हुए उसके आधार पर। पुरातात्विक भाग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख के आधार पर, अभिलेखों में देखो शिलालेख आ जाएंगे, गुहालेख आ जाएंगे, स्तंभलेख आ जाएंगे। अभिलेख में क्या क्या आ जाएंगे? शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख आदि आ जाएंगे। सिक्के, जितने भी प्राचीन काल के सिक्के मिलते हैं उनसे जो जानकारी मिलती है वो आ जाएगी। मृत भांड, जहाँ जहाँ जो मृत भांड मिले हैं वो कौन कौन सी सभ्यता के मिले हैं और कौन कौन सी सभ्यताओं में समानता वो दर्शाते हैं, इनसे वो जानकारी हमें मिलती हैं। आगे जो विदेशी इतिहासकार हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। जो विदेशी यात्री जैसे कर्नल जेम्स टोड, इनसे मिलती है। और गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इनसे मिलती है। मोहम्मद नैन्सी है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों से हमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो मिलती है। आगे देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेख के आधार पर जैसे शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख आदि हैं। सिक्के, जो विभिन्न राजाओं के, विभिन्न रियासतों के अलग अलग सिक्के थे उनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। और जो मृत भांड है उनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती हैं। और जो विदेशी यात्री थे और यहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कर्नल जेम्स टोड है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा है, मोहम्मद नैन्सी है आदि हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। अब देखो साहित्य के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, साहित्य में देखो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर हमें जानकारी मिलती है। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा जो बिंदु है वो स्टार्ट होता है। यानी जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, अभिलेख हैं, अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी में किया जाता है। तो दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन किस में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा एपियोग्राफी में किया जाते हैं। या परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है एपियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा बिंदु है वो भी महत्वपूर्ण है। यानी भारत में सम्राट अशोक के द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख हैं लिखवाए गए थे। उन्होंने ये जो प्रेरणा है वो ईरान के राजा से प्रेरणा ली थी। यानी
सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो ईरान के राजा से प्राप्त की थी। तो फिर से हम पूछा जा सकता है कि भारत में अभिलेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। या फिर से हम प्रश्न पूछा जा सकता है सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ग्रहण की थी? तो उत्तर हो जाएगी ईरान के राजा से ग्रहण की थी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु हमारा अब इसमें आता है प्रशस्ति आती है। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति वो होती है यानी किसी भी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है यानी किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो प्रशंसा में लिखा गया लेख है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उसका प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं शिलालेख की ओर। शिलालेख होता है शिलाओं पर या पत्थरों पर लिखे गए लेख। शिलाओं या पत्थरों पर लिखे गए लेख क्या कहलाएंगे? शिलालेख कहलाते हैं। और यहाँ के जो अधिकांश ग्रंथ हैं दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। राजस्थान के अधिकांश लेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको राजस्थानी भाषा में भी लिखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान के जितने भी लेख प्राप्त होते हैं वो किस भाषा में लिखे हुए मिलते हैं हमें? तो अधिकतर लेख किस भाषा में लिखे हुए मिलते हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। यह पूछा जा सकता है राजस्थान की जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उनमें कौन सी भाषा है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा है। और यहाँ के जो शिलालेख हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं? यानी प्राचीन काल में कोई भी अभिलेख होता, शिलालेख होता, वो कहाँ पर लिखा जाता था? वो ऐसे स्थान पर लिखा जाता था कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़रों में आ सकें। इसलिए कोई भी राजा महाराजा कोई भी शिलालेख लिखवाता वो कहाँ पर लिखवाता? या तो किसी मंदिर पर लिखवाता, मंदिर के पत्थरों पर, या तालाब पर, या कोई बावड़ी होती थी वहाँ पर यह अभिलेख लिखवाता था। तो अधिकतर जो शिलालेख हैं जो कहाँ पर मिले हैं? मंदिर, तालाब और बावड़ियों पर हमें प्राप्त होते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं सिक्कों की ओर। जो सिक्के हैं वो सिक्के किसी राज्य की सीमा का सीमांकन करते हैं। यानी जो सिक्के चलते थे अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे। तो जहाँ पर ये सिक्के प्राप्त होते हैं, जहाँ भी सिक्के प्राप्त होते हैं, जहाँ एक जैसे सिक्के प्राप्त होते हैं तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर इस राज्य की सीमा थी, इस रियासत की सीमा थी। जहाँ दूसरे प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं तो वहाँ अलग राज्य की सीमा का वो आधार बताते हैं कि यहाँ पर अलग किसी राज्य का राजा का शासन था। और जो सिक्के हैं वो धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी भी हमें करवाते हैं। यानी जो सिक्के हैं वो सिक्के में क्या जानकारी करवाते हैं? यानी किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करवाते हैं, धर्म संबंधी जानकारी देते हैं, आर्थिक और सामाजिक जानकारी वो हमें करवाते हैं। और जो मृदभांड हैं वो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। मृदभांड है मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, ये भी हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। यानी ये बताते हैं कि कौन सी रियासत या कौन से राज्य का जो व्यापार का संबंध है वो कहाँ तक था। एक जैसे बर्तन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर आपस में व्यापार कार्य जो होता था। और उन मृदभांडों पर जो मूर्तियाँ अलंकृत हैं या कुछ और भी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं वो अगर जहाँ समांतर स्थिति पाई जाती हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें आपस में व्यापार का कार्य होता था या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान वो करते थे। अब आते हैं हम पढ़ते हैं अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभ लेख आदि हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभ लेख ये सारे एक ही चीज़ हैं। प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखी गई, ये भी पत्थर पर आदि पर लिखी मिलेगी हमें। और कहाँ पर लिखी हुई मिलेगी मैंने बताया आपको, जैसे कोई मंदिर होगा, कोई तालाब, कोई बावड़ी, वहाँ पर ये लेख हमें लिखे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अभिलेख पढ़ते हैं। उस अभिलेख का नाम है गौसुंडी का अभिलेख, गौसुंडी का शिलालेख। इन जो हमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो पहला शिलालेख अभिलेख है
ये शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। ये हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? यह जो गोसुंडी का शिलालेख है यह चित्तौड़ जिले में गोसुंडी गांव में मिलता है। यानी पूछा जा सकता है गोसुंडी का शिलालेख किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं। और कौन से गांव में? गोसुंडी गांव में। इस कारण इसका गोसुंडी शिलालेख नाम पड़ा है। यह शिलालेख 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास द्वारा खोजा गया था। श्यामल दास की रचना वीर विनोद है। यानी पूछा जा सकता है कि गोसुंडी शिलालेख की खोज किसने की थी? प्रथम पूछा जा सकता है कि गोसुंडी शिलालेख की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा कवि राजा श्यामल दास ने की थी। या पूछा जा सकता है कवि राजा श्यामल दास ने कौन से अभिलेख या कौन से शिलालेख की खोज की थी? उत्तर हो जाएगा गोसुंडी का शिलालेख। यह पूछा जा सकता है यानी गोसुंडी के शिलालेख की खोज कवि राजा श्यामल दास ने की थी। उसके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा वीर विनोद। ये रचना उसके द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ को इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जो गोसुंडी का शिलालेख है उस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? यानी इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय डॉक्टर D.R. भंडारकर को दिया जाता है। यानी गोसुंडी का जो अभिलेख है उस अभिलेख को पढ़ने का श्रेय यह सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा वो ग्रंथ है यानी वो शिलालेख है वो पढ़ा गया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी गोसुंडी का शिलालेख है उसकी लिखने की जो भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? यह ग्रंथ है ये शिलालेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकते हैं गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर D.R. भंडारकर को। या प्रश्न में से पूछा जा सकता है कि गोसुंडी का जो शिलालेख है उसकी लिपि या उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उत्तर हो जाएगा D.R. भंडारकर ने। या दूसरी टाइप इस प्रकार से प्रश्न पूछने की या D.R. भंडारकर ने कौन से शिलालेख को पढ़ा था? उत्तर गोसुंडी का शिलालेख। और गोसुंडी का शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये शिलालेख कब का है? यानी अनुमान लगा जाता है कि यह शिलालेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। यानी अनुमान क्या लगाया जाता है कि गोसुंडी का शिलालेख है जो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का प्राप्त होता है। और इस शिलालेख में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। यानी जो गोसुंडी का शिलालेख है इस गोसुंडी के शिलालेख में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें मिलता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर गोसुंडी का शिलालेख है इसमें मिलता है। और इसकी जो लिपि है वो लिपि कौन सी है? गोसुंडी के शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। तो लिपि के बारे में पूछा जा सकता है गोसुंडी शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि है। यह जो शिलालेख है ये कहाँ पर प्राप्त होता है? यह शिलालेख मंदिर पर मिला था। यह वैष्णव मंदिर था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वैष्णव मंदिर था। यानी ये जो गोसुंडी का शिलालेख है कहाँ पर मिला है? मंदिर पर मिला है। और ये मंदिर है वो वैष्णव मंदिर था। और ये जो वैष्णव मंदिर है राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर माना गया है। तो ये गोसुंडी शिलालेख की जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। आशा करता हूँ आप उसको पढ़ करके सुन करके संतुष्ट होंगे। तो अगला हमारा जो शिलालेख है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला शिलालेख मानमोरी का शिलालेख है। यानी हमारा मानमोरी का शिलालेख है। यह शिलालेख किस जिले में प्राप्त होता है? हमें चित्तौड़गढ़ जिले में मिलता है। मानसरोवर झील की पाल पर मिला था। यानी मानमोरी का जो शिलालेख है वह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में मानसरोवर झील की पाल पर मिला था। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक कर चले गए थे। यानी क्या हुआ कि जो कर्नल जेम्स टोड हैं इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में असुविधा के कारण इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था और फिर वो इंग्लैंड चले गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रथम पूछा जा सकता है कि जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय इन कौन से शिलालेख को इंग्लैंड ले जा रहे थे?
तो उत्तर हो जाएगा मानमुरी का शिलालेख। या ऐसा पूछा जा सकता है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? उत्तर हो जाएगा मानमुरी का शिलालेख। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है शिलालेख, ये बिंदु महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि जो कर्नल जेम्स टोड है इसको कहाँ ले जाना चाहते थे? इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। और एस उदयकर ने इसको किस में फेंक दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में कौन से अभिलेख या शिलालेख को फेंका था? मानमुरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, इंग्लैंड ले जाते समय। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु दूसरा और क्या है कि इस शिलालेख में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो मानमुरी शिलालेख है, मानमुरी शिलालेख में हमें मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? उत्तर मानमुरी के शिलालेख से। या मानमुरी शिलालेख से हमें कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख राजस्थान में 2 जगह प्राप्त होते हैं। 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक के राजस्थान में कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और 2 शिलालेख कौन सी जगह प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हमने जो सभ्यता पढ़ी थी बैराट सभ्यता, उस बैराट सभ्यता में जो बीजे की पहाड़ी थी, उस बीजे की पहाड़ी पर हमें शिलालेख प्राप्त हुए थे। यानी एक शिलालेख बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त होता है, बीजे की पहाड़ी पर मिला। यानी ये भी परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न है कि सम्राट अशोक के शिलालेख कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो बैराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। दूसरी बार पूछा गया था कौन सी पहाड़ी से प्राप्त होते हैं? सम्राट अशोक के जो शिलालेख है कौन सी पहाड़ी से प्राप्त होते हैं? बीजे की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं, दोनों वहीं से प्राप्त होते हैं। तो जो शिलालेख है पहला है उसका नाम बाबरू का शिलालेख, बाबरू का शिलालेख या बैराट का शिलालेख या अशोक के शिलालेख के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें देखो क्या जानकारी हमें मिलती है। बाबरू का जो शिलालेख है वो किसके द्वारा खोजा गया था, कब खोजा गया था, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में क्या जानकारी हमें यहाँ पर इस अभिलेख से प्राप्त होती है, शिलालेख से प्राप्त होती है। तो हम इस सब के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बाबरू का शिलालेख, बैराट का शिलालेख या अशोक के शिलालेख नाम से इसको जाना जाता है। बाबरू का जो शिलालेख है, बाबरू के शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी। यानी बाबरू शिलालेख है 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था। और इस शिलालेख को खोजने के 3 साल बाद में इस शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया था और जो आज भी वहीं पर सुरक्षित है। यानी बाबरू शिलालेख को 1840 में कोलकाता संग्रहालय में भेज दिया गया था और वर्तमान में भी वो वहीं पर रखा गया है। इसकी जानकारी मैंने बैराट सभ्यता आपको पढ़ाई थी तब भी दी थी उसमें भी, और यहाँ पे बता रहा हूँ कि आज भी यह संग्रहालय उसी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्राप्त शिलालेख जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा बाबरू का शिलालेख। और यह शिलालेख कब खोजा गया था? 1837 में खोजा गया था। बाबरू के शिलालेख की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने की थी। और बाबरू का शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में कब ले जाया गया था? उत्तर 1840 ईस्वी में ले जाया गया था। आगे इसमें है बाबरू के शिलालेख से पहले जानकारी में ये मिलती है कि सम्राट अशोक मगध के राजा थे। यानी इसी शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक मगध के राजा थे। और आगे अशोक के जो 3 नियम थे, 3 बातें थी, 3 बिंदु थी, वो हमें इसी अभिलेख से मिलती है। वो बात क्या थी? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 बातें हमें 3 बिंदु मिलते हैं। वो उनकी जानकारी भी हमें
इन 3 बिंदुओं की जानकारी भी हमें बाबरू के शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख से सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हमें जो बाबरू का शिलालेख है उस शिलालेख से 3 प्रकार की जानकारी मिलती हैं। एक जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक मगध के राजा थे। दूसरी जानकारी मिलती है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म के वे अनुयायी थे। तीसरी बात मिलती है कि 3 बिंदु वहाँ पर लिखे मिलते हैं, बुद्ध धर्म और संघ, ये 3 बिंदु वहाँ पर हमें मिलते हैं। और इस शिलालेख में एक जानकारी और मिलती है, वो जानकारी है कि सम्राट अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। ऐसी जानकारी भी हमें इसी शिलालेख से मिलती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी, इसकी जानकारी हमें कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबरू के शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने पशु हत्या पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो दोस्तों ये था हमारा बाबरू का शिलालेख जो हमें बेरठ सभ्यता की विजय की पहाड़ी से प्राप्त होता है हमें। अगला हमारा जो शिलालेख है उसका नाम है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख है वो कहाँ पर मिलता है? बडली का शिलालेख है वो अजमेर ज़िले में मिलता है। बडली गांव के जो भिलोत माता का मंदिर है वहाँ पर हमें ये मिलता है। बडली का जो शिलालेख है वह शिलालेख ज़िले में कौन सी मिलता है? अजमेर में। यानी बडली का शिलालेख किस ज़िले में स्थित है? तो अजमेर में। कहाँ पर मिलता है? कौन से गांव में मिलता है? बडली गांव में। कौन से मंदिर में मिलता है? उत्तर हो जाएगा भिलोत माता का जो मंदिर उसमें मिलता है। यह शिलालेख गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा खोजा गया है। यानी जो बडली का शिलालेख है वो किसके द्वारा खोजा गया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा खोजा गया है। और ये जो संग्रहालय है किस संग्रहालय में रखा गया है? यह शिलालेख राजपूताना संग्रहालय में रखा गया है। ये जो शिलालेख है वो कौन से संग्रहालय में रखा गया है? राजपूताना संग्रहालय में रखा गया है। और ये जो राजपूताना संग्रहालय है ये कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में है। और जो अकबर का दुर्ग है उसमें, और जो अकबर के दुर्ग को दूसरे नाम जाना जाता है मैगजीन का दुर्ग, उसमें यह रखा गया है और अजमेर ज़िले में है। यानी जो बडली का शिलालेख है वो राजपूताना संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष हैं, राजपूताना संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा थे। दोस्तों चंद नहीं है, यह हीरानंद है, हीरानंद ओझा। तो ये राजपूताना संग्रहालय के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और जो राजपूताना संग्रहालय है वो वर्तमान में किस जिले में? अजमेर में है। और किस दुर्ग में ये संग्रहालय है? अकबर के दुर्ग में है, जिसको मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूताना संग्रहालय किस दुर्ग में है? अकबर के दुर्ग में, मैगजीन के दुर्ग में है। ये जो शिलालेख है ये कब का है? यह शिलालेख 443 ईसा पूर्व का शिलालेख माना गया है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। यह शिलालेख माना गया है, यानी यह जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख या शिलालेख कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बडली का शिलालेख। तो आगे हम दूसरे शिलालेख की ओर बढ़ते हैं या प्रशस्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले जो प्रशस्ति है उसका नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति, ये एक ही नाम है। यानी महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ जो स्तंभ है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, वहाँ पर प्रशस्ति में मिलती है। यानी यह कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यह हम सब ने पढ़ा है कि विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का दुर्ग यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो विजय स्तंभ है कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। यानी ये हम सब जानते हैं
कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और एक कितने मंजिल का है, 9 मंजिला है। और ये किसको समर्पित है, ये छोटी छोटी जानकारी हमें नहीं पता थी, तो आइए हम प्राप्त करते हैं। यानी विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, यानी विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है, विष्णु को समर्पित है। इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलता है। यानी ऐसा क्यों लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांत थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो इसको बचाने के लिए यहाँ के शासक ने इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखवा दिया था। इस अल्लाह शब्द को देख करके मुस्लिम जो सेना थी उसने इसको तोड़ने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो विजय स्तंभ इस पर लिखा हुआ मिलता है। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ मिलता है, तीसरी मंजिल पर मिलता है। विजय स्तंभ कितने मंजिल का है, 9 मंजिल का है। विजय स्तंभ किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। आगे इस प्रशस्ति पर एक प्रशस्ति मिलती है, यानी इस स्तंभ पर जो विजय स्तंभ है वहाँ एक प्रशस्ति मिलती है, विष्णु स्तंभ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। यानी ये जो प्रशस्ति है वो किस भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। जो विजय स्तंभ पर जो प्रशस्ति मिलती है हमें, वो कौन सी भाषा में लिखी हुई मिलती है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती है। इसके जो लेखक है वो कौन माने जाते हैं, अत्रि भट्ट माने जाते हैं। यानी इसके जो लेखक कौन माने जाते हैं, अत्रि भट्ट माने जाते हैं। इस प्रशस्ति को लिखते समय ही भट्ट की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसका जो पुत्र था महेश भट्ट, उसने इसको क्या किया था, पूर्ण किया था। तो इसके लेखक कौन हो गए, अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट, ये दोनों इसके क्या हो गए, लेखक हो गए। शुरुआत किसने की थी, अत्रि भट्ट ने शुरुआत की थी, लेकिन उसकी बीच में मृत्यु हो गई। तो इसको पूरा किसने किया, उसका जो पुत्र था महेश भट्ट, उसने इसको पूर्ण किया था। और इस लेख को महाराणा कुंभा ने लिखवाया था। यानी ये जो प्रशस्ति थी, विष्णु स्तंभ प्रशस्ति, ये किसने लिखवाई थी, महाराणा कुंभा ने लिखवाई थी। तो पूछा जा सकता है कि विष्णु स्तंभ प्रशस्ति है वो किस शासक ने लिखवाई थी, उत्तर जाएगा महाराणा कुंभा ने लिखवाई थी। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सन 1950 ईस्वी में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। यह राजस्थान की पहली स्थापत्य कला थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली स्थापत्य कला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, उत्तर हो जाएगा विजय स्तंभ। आगे दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी बिंदु की ओर। यानी इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, यानी इससे हमें मेवाड़ राज्य के गोहिल वंश या सिसोदिया वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यानी ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ राज्य का गोहिल वंश या सिसोदिया वंश की जानकारी में मिलती है। इसमें महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियों की, इन उपाधियों की जानकारी हमें मिलती है। यानी यहाँ महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, जैसे राणा रासू की उपाधि दी गई थी, हाल गुरु की उपाधि दी गई थी, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। आगे महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखवाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। यानी महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथ लिखवाए थे, इन महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ कौन कौन से हैं, महाराणा कुंभा ने खुद ने लिखे हैं ग्रंथ। 5 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, 4 देखो। यानी महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी यहाँ पर हमें मिलती है। पहला है संगीत राज ग्रंथ है, वो 5 भागों में विभाजित है। ये प्रश्न पूछा प्रश्न है कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ संगीत राज कितने
भागों में विभाजित हैं, 5 भागों में विभाजित हैं। दूसरे का नाम है संगीत रत्नाकर, तीसरे का नाम है संगीत मीमांसा और चौथे का नाम है सूड प्रबंध। ये 4 ग्रंथ यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। पहला ग्रंथ है संगीत राज, दूसरा संगीत रत्नाकर, तीसरा संगीत मीमांसा और चौथा सूड प्रबंध। 4 ग्रंथ हमें वहाँ से मिलते हैं। और इस अभिलेख से हमें और जानकारी क्या मिलती है, यानी राजा गोहिल से लेकर के महाराणा कुंभा तक की जानकारी में इस प्रशस्ति से हमें मिलती है। यानी ये जो प्रशस्ति है या जो अभिलेख है, इससे हमें राजा गोहिल से लेकर के महाराणा कुंभा तक की जितने भी शासन हैं, जो जितने भी शासक हैं, उन सभी शासकों की यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है, यानी इसी अभिलेख में या इसी प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की जो विजय हैं, जैसे मालवा विजय और गुजरात विजय, इनका वर्णन हमें मिलता है। इस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा मांडेपुर या मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़ लेकर आए थे। यानी इस शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा मांडेपुर, जो वर्तमान मंडोर है जोधपुर वाला, वहाँ से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़ लेकर आए थे। और इस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बनवाया। यानी इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है, दोबारा देखिए एक बार। इस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं अगली प्रशस्ति की ओर, जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभ स्वामी मंदिर से यह प्रशस्ति में मिलती है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर है, वहाँ प्रशस्ति है। उससे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखो कुंभ स्वामी मंदिर है, उस कुंभ स्वामी मंदिर का वर्तमान नाम क्या है, मामादेव मंदिर हो गया है। यानी जो कुंभ स्वामी मंदिर था उसका वर्तमान नाम क्या हो गया है, मामादेव मंदिर हो गया है। यह प्रशस्ति 5 शिलाओं पर लिखित है। यानी कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो कितनी शिलाओं पर लिखी हुई मिलती है, 5 शिलाओं पर लिखी हुई मिलती है। और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, इसके लेखक कान्हा व्यास माने जाते हैं। इन कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा कान्हा व्यास हैं। गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार इसके लेखक कौन माने जाते हैं, कवि महेश हैं, जो गलत माना गया है। तो परीक्षा में ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा, कान्हा व्यास हो जाएगा। और अगर ऐसा पूछ ले गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कवि महेश हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। वैसे इसके लेखक कवि महेश नहीं है, ये गलत जानकारी है, लेकिन पूछ ले परीक्षा में कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन माने गए हैं, उत्तर हो जाएगा कवि महेश हो जाएगा। और वैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो लेखक हो जाएगा कान्हा व्यास हो जाएगा। और यह प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई मिलती है, हमें संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार राजा गोहिल जो कालभोज या बप्पा रावल के पुत्र थे, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार राजा गोहिल कालभोज बप्पा रावल के क्या थे, पुत्र थे। यह जानकारी भी क्या है, गलत रूप में हमें मिलती है, यह जानकारी भी सही नहीं मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो राणा हमीर है, राणा हमीर सिसोदिया, उसको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर देखो 3-4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यानी विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई है, राणा हमीर सिसोदिया को दी गई है। राणा हमीर सिसोदिया को कौन सी उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। यह इस प्रकार से पूछा जा सकता है
कि राणा हमीर सिसोदिया को विषमघाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। ऐसी जानकारी में कौन सी प्रशस्ति से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें मिलती है। या पूछा जा सकता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किस शासक को विषमघाटी पंचानन की उपाधि दी गई है? ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर हो जाएगा राणा हमीर सिसोदिया को। तो यहाँ पर 3-4 प्रकार से प्रश्न बनती हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल जो काल भोज ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। यानी यह जानकारी भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है कि बप्पा रावल जो काल भोज के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। अगले हमारे प्रशस्ति है, उसका नाम है राज प्रशस्ति। यह प्रशस्ति राजसमंद जिले में है और कौन सी झील पर है? राजसमंद झील की पाल पर मिलती है। जो राज प्रशस्ति है राजसमंद जिले में राजसमंद झील की पाल पर हमें मिलती है। भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। यह झील है, इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था, जो मेवाड़ के शासक थे। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, मेवाड़ के शासक थे। इसी स्थान पर राजसमंद झील की पाल की नींव है माघ पूर्णिमा को सन 1636 ईस्वी में रखी गई थी। इस प्रशस्ति को लिखने के लिए 25 काली शिलाओं का प्रयोग किया गया है। पूछा जा सकता है कि राजसमंद जिले में जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है वो कितने पत्रों पर मिलती है, कितनी शिलाओं पर लिखी हुई मिलती है? 25 शिलाओं पर मिलती है। शिलाएं कैसे हैं? काले रंग की हैं। और इसके जो लेखक माने जाते हैं, राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा वो भी है कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। या उल्टा पूछा जा सकता है रणछोड़ भट्ट तेलंग किस प्रशस्ति के लेखक हैं? राज प्रशस्ति के। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और इस प्रशस्ति में कुल श्लोक हैं वो कितने लिखे गए हैं? 1106 श्लोक लिखे गए हैं और 24 सर्गों में विभाजित हैं। राज प्रशस्ति विश्व में सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। यानी विश्व में कोई भी प्रशस्ति इतनी बड़ी नहीं है जितनी राज प्रशस्ति है। तो विश्व में सबसे बड़ी प्रशस्ति है, इसको माना गया है। ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ और इस प्रशस्ति से मेवाड़ और मुगल संधि जो 1615 ईस्वी में हुई थी उसकी जानकारी भी मिलती है। यानी जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसकी जानकारी भी हमें राज प्रशस्ति से मिलती है। पूछा हुआ प्रश्न है कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? उत्तर 1615 ईस्वी में हुई थी। और मेवाड़ वंश के इतिहास की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। यानी इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ वंश की जानकारी मिलती है। और महत्वपूर्ण बात यह है इसमें जो राज प्रशस्ति है, इस राज प्रशस्ति में चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन भी मिलता है। यानी पूछा जा सकते हैं चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? उत्तर राज प्रशस्ति में मिलता है। राज प्रशस्ति में किनके विवाह का वर्णन मिलते हैं? तो उत्तर चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन वहाँ पर मिलता है। इसके जो अंतिम 3 सर्ग हैं वो अंतिम 3 सर्ग हैं। यानी इसके 22, 23, 24 जो अंतिम 3 सर्ग हैं उन सर्गों में राज सिंह की मृत्यु की जानकारी और जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने की जानकारी मिलती है। जो अंतिम 3 सर्ग हैं उन 3 सर्गों में राज सिंह की मृत्यु की जानकारी मिलती है और राज सिंह के बाद जो शासक हुए जय सिंह के द्वारा औरंगजेब के साथ संधि करने की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और राज प्रशस्ति के जो अंतिम 3 सर्ग हैं वहाँ पर महाराणा जय सिंह ने लिखवाए। यानी राज प्रशस्ति के अंतिम 3 सर्ग हैं वो किसके द्वारा लिखवाए मिलते हैं? जय सिंह के द्वारा लिखवाए मिलते हैं। शुरुआत तो किसने करवाई थी? राज सिंह ने करवाई थी। और इसका जो राज सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में जो शेष बच गए थे 3 सर्ग उनकी
लिखने का जो कार्य, लिखवाने का कार्य किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था। आगे है जगन्नाथ प्रशस्ति। अगली जो प्रशस्ति में मिलती है जगन्नाथ प्रशस्ति, ये किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। यह प्रशस्ति जो जगदीश मंदिर है में उसमें बनी हुई है। उदयपुर जिले में जगदीश मंदिर है, वहाँ पर प्रशस्ति है जगन्नाथ प्रशस्ति। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के उपनाम माने जाते हैं सपनों में बना मंदिर, जगदीश मंदिर, स्वप्न संस्कृति में बना मंदिर, या जगन्नाथ मंदिर, इन नामों से इसको जाना जाता है। इस जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर है मूलतः भगवान विष्णु का मंदिर माना गया है, यानी जो जगदीश मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर माना गया है। जगदीश मंदिर के वास्तुकार भाणा, अर्जुन और मुकुंद माने गए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकते हैं बाणा, अर्जुन और मुकुंद वास्तुकार किस मंदिर के हैं? तो जगदीश मंदिर के। जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन है? उत्तर बाणा, अर्जुन और मुकुंद। जगन्नाथ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन माने गए हैं? कृष्ण भट्ट माने गए हैं। जगन्नाथ प्रशस्ति में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन हमें कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति में। या जगन्नाथ प्रशस्ति में किस युद्ध का वर्णन मिलते हैं? उत्तर हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये कुछ शिलालेख, महत्वपूर्ण शिलालेख थे, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।